हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं लागत चैप्टर का पार्ट 4। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर मैं आपके लिए 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। स्पेशली जो पार्ट 2 है और पार्ट 3 है वो जरूर देख लेना, क्योंकि आज की क्लास को समझने के लिए आपको वो टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है विभिन्न लागतों के बीच में संबंध। आज हम अपने शॉर्ट टर्म कॉस्ट या जो हमने अल्पकालीन लागतें पढ़ी थी पार्ट 2 के अंदर, और पार्ट 3 के अंदर हमने जो एवरेज कॉस्ट पढ़ा था, उन्हीं के बीच में आज हम रिलेशंस पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो टीएफसी, टीबीसी और टीसी, एएफसी, एबीसी और एटीसी के जो हमने कंसेप्ट पढ़े थे वो मैंने आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 में समझाया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है वो भी देख लेना, ताकि आपको जो आज की क्लास है वो बहुत अच्छी तरीके से फिर समझ में आएगी। आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूं आपको विभिन्न लागतों के बीच में क्या संबंध होता है। सबसे पहले टीएफसी, टीबीसी और टीसी के बीच में संबंध बताऊंगा। स्थिर लागत, परिवर्ती लागत और कुल लागत के बीच में क्या संबंध होता है। सेकंड हम पढ़ेंगे एएफसी, एबीसी और एटीसी के बीच में क्या रिलेशन होता है। इसे हम कहते हैं औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्ती लागत और औसत कुल लागत। इसके बीच में क्या संबंध होता है। फिर हम पढ़ने वाले हैं औसत परिवर्ती लागत, औसत कुल लागत और सीमांत लागत के बीच में क्या संबंध होता है। उसके बाद औसत लागत और सीमांत लागत के बीच में क्या संबंध होता है। तो रिलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैंने इसे 4 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया है। तो पहले मैं फर्स्ट आपको समझाने वाला हूं टीएफसी, टीबीसी और टीसी में संबंध। लेकिन इसे समझने के लिए, रिलेशन समझने के लिए आपको इनके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। इसका जो कंसेप्ट है मैंने पार्ट नंबर 2 के अंदर आपको समझाया हुआ है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लेना, ताकि आपको और अच्छी तरीके से चीजें समझ में आने लग जाए। सबसे पहला रिलेशन हम पढ़ने वाले हैं टीएफसी, टीबीसी और टीसी में क्या संबंध होता है। देखो, एग्जामिनर आपसे 2 तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। या तो आपसे बोल देगा टीएफसी, टीबीसी और टीसी में रिलेशन बताओ, और कुछ भी ना बोले। अगर वो कुछ नहीं बोलता तो हमारी मर्जी है, हम डायग्राम भी शो कर सकते हैं और ये शेड्यूल तालिका भी शो करके अपना आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर स्पेशली बोलता है कि एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से, यानी एक संख्यात्मक उदाहरण से या तालिका बनाकर टीएफसी, टीबीसी और टीसी में संबंध बताओ, तो हमें तालिका बनानी है। अगर वो रेखा चित्र का नाम लेता है तो हमें रेखा चित्र ही बनाना है। क्लियर हो गया सभी बच्चों को कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं। देखो, उत्पादन दिखाया गया 1 से लेकर हमने यहां पर 5 तक का उत्पादन दिखाया है। सभी बच्चों को पता है कि टीएफसी बिल्कुल सेम रहता है। मैं नहीं कहता कि आप बिल्कुल ऐसी ही तालिका बनाओ, आप अपनी तालिका के अंदर चेंज भी कर सकते हो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। टीएफसी यहां पर मैंने 12 लिया है, आप 12 मतलब आप 100 ले सकते हो, 200 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टीबीसी में आपको याद रखना है, पहले घटती दर से बढ़ाना है, उसके बाद बढ़ती दर से आपको बढ़ाना है। तो मैंने टीएफसी सब में सेम ले लिया। टीबीसी क्योंकि आउटपुट 0 होने पर 0 होता है, फिर 6, फिर 10, फिर 15, फिर 24, फिर 35। तो आप टीबीसी यानी जब परिवर्ती लागत लोगे तो बस एक बात का ध्यान रखना है, पहले घटती दर से बढ़ाना और फिर बढ़ती दर से बढ़ा देना, बस इतनी चीज का आप ध्यान रखना। उसके बाद हम टीसी निकालते हैं। कैसे? दोनों का जब सम करते हैं टीसी निकल जाता है। इन दोनों का सम करा, टीसी निकल गया। दोनों का सम करा, टीसी निकल गया। 15 में 12 ऐड करा, 27, ये टीसी निकल गया। तो टीएफसी हमने निकाल लिया, टीबीसी निकाल लिया और टीसी निकाल लिया। इसमें क्या क्या रिलेशंस निकलकर सामने आते हैं। सबसे बड़ी बात इसके अंदर अगर आप देखोगे तो जो टीएफसी है वो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर कैसा रहता है? समान रहता है। यही चीज आपको डायग्राम के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। आप यहां पर डायग्राम समझो। टीएफसी क्या है? उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर एक समान है। चाहे उत्पादन आप 1 यूनिट का करो, चाहे उत्पादन 2 यूनिट का करो, चाहे उत्पादन 3 यूनिट का करो या फिर 4 यूनिट का, टीएफसी हमेशा कैसा रहेगा? एक समान। इसीलिए टीएफसी वक्र जो होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है। टीबीसी आप चेक कर सकते हो, पहले घटती दर से बढ़ता है और फिर बढ़ती दर से। सेम टीसी भी पहले घटती दर से बढ़ा और उसके बाद बढ़ती दर से बढ़ना शुरू कर देता है। इसका मतलब टीबीसी भी बढ़ता है और टीसी भी बढ़ता है। कैसे? पहले घटती दर से, उसके बाद बढ़ती दर से। आप चेक करो, टीबीसी पहले घटती दर से बढ़ा, फिर बढ़ती दर से, दोनों को बना दिया। तो टीसी और टीबीसी जो होता है, इनके आकार को कहते हैं हम लोग उल्टा एस आकार। याद रख लेना सभी बच्चे। अब अगर टीसी और टीबीसी में देखा जाए तो एक मेजर डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है कि जो टीबीसी होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। आउटपुट 0 होने पर, उत्पादन 0 होने पर टीबीसी 0 होता है। लेकिन उत्पादन 0 होने पर जो टीसी है वो किसके बराबर होता है? चेक करो। जो उत्पादन 0 होने पर टीसी किसके बराबर होता है? टीएफसी के बराबर होता है। ये चीज सभी बच्चों को याद रखनी है। उत्पादन 0 होने पर टीसी किसके बराबर होता है? टीएफसी के बराबर होता है।
आप गौर करोगे कि जो टीबीसी वक्र है वो तो शून्य से स्टार्ट होता है, याद रखना है सही बच्चों को। टीसी वक्र जो होता है वो शून्य से प्रारंभ होता है, लेकिन टीबीसी वक्र जो है वो शून्य से प्रारंभ होता है, लेकिन टीसी वक्र कभी भी शून्य से प्रारंभ नहीं होता। जब उत्पादन शून्य होता है तो इस बिंदु पर जो टीसी है वो टीएफसी के बराबर होता है। ये बात सभी बच्चों को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें जो आप सभी को ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो टीसी और टीबीसी का अंतर होता है, जैसे आप 12 में से 0 घटाओगे तो 12 आ जाएगा, 18 में से 6 घटाओगे तो 12 आ जाएगा, 22 में से 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो भी किसके बराबर होता है, टीएफसी के बारे में, टीएफसी के बराबर होता है। तो यही छोटी छोटी बातें आप रिलेशंस के अंदर लिख सकते हो। देखो वो चीज मैंने यहाँ रिलेशन में यहाँ पर आपको शो भी करी है। पहला, टीएफसी वक्र जो होता है वो एक्स अक्ष के समानांतर होता है क्योंकि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर एक समान रहता है। टीएफसी वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है क्योंकि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर समान रहता है। जो टीसी वक्र है और टीबीसी वक्र है वो उल्टा एस आकार वक्र है क्योंकि प्रारंभ में घटती दर से, फिर स्थिर दर से और फिर बढ़ती दर से बढ़ना शुरू कर देता है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो टीसी और टीबीसी है वो उल्टा एस आकार होता है क्योंकि पहले घटती दर से, फिर स्थिर दर से, फिर बढ़ती दर से बढ़ना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों होता है, बस नाम याद रखना है, ऐसा क्यों होता है, परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल के नियम के कारण होता है। एक चैप्टर हमने पढ़ा था उत्पादन के फलन, वहां से ये चीज जुड़ी हुई है। तो बस इतना याद रखना, ये उल्टा एस आकार क्यों होता है, टीसी और टीबीसी उल्टा एस आकार क्यों होता है, कई बार एग्जाम में आता है। तो बस हमें लिखना है किस वजह से होता है, परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल के नियम के कारण होता है। टीसी वक्र मूल बिंदु से मूल बिंदु से प्रारंभ नहीं होता क्योंकि उत्पादन शून्य होने पर टीसी और टीएफसी बराबर होता है। टीसी वक्र कभी भी मूल बिंदु से प्रारंभ नहीं हो सकता क्योंकि उत्पादन शून्य होने पर भी टीसी और टीएफसी कैसे होते हैं, बराबर। इस बिंदु पर टीसी और टीएफसी दोनों कैसे होते हैं, बराबर। उत्पादन शून्य होने पर दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और उत्पादन शून्य होने पर टीबीसी शून्य होता है, इसलिए टीबीसी शून्य से ही स्टार्ट हो जाता है। अगले नंबर पे लिखना है, टीसी और टीएफसी हमेशा एक समान दूरी पर रहते हैं। टीसी और टीबीसी इन दोनों की जो दूरी है वो हमेशा टीएफसी के बराबर, और ये कांस्टेंट होती है, स्थिर। क्योंकि टीएफसी स्थिर है इसलिए इन दोनों के बीच का अंतर स्थिर है, इसलिए एकदम पैरेलल टाइप में रहते हैं, ठीक है, मतलब समान दूरी पे रहते हैं। इनकी दूरी यहां भी सेम है, यहां भी सेम रहेगी, यहां भी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया कर्व, लेकिन दूरी सेम रहती है। टीसी और टीएफसी हमेशा एक समान दूरी पर रहते हैं क्योंकि उनके बीच का अंतर टीएफसी जो स्थिर रहता है। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है टीएफसी, टीबीसी और टीसी यानी कि परिवर्ती लागत, स्थिर लागत और कुल लागत के बीच में क्या संबंध पाया जाता है। कुछ भी नहीं करना, ये डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाने के बाद ये लाइंस आपको उठा के लिख देनी है जो डायग्राम से जुड़ी हुई बातें हैं। आपको 4 नंबर का ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। शेड्यूल इसका कम आता है, डायग्राम इसका आने के चांसेस ज्यादा है। संबंध हमारे को बताना है एएफसी जिसे हम औसत स्थिर लागत कहते हैं, एबीसी जिसे हम औसत परिवर्ती लागत कहते हैं और एटीसी जिसे हम लोग औसत कुल लागत कहते हैं। तो ये वाला रिलेशन भी 2 तरीके से पूछा जा सकता है, या तो आपसे वो शेड्यूल तालिका बनवाएगा या फिर वो आपसे डायग्राम बनवाएगा। तो शेड्यूल उठा लेते हैं एक बार। सभी बच्चों को पता है कि जो एएफसी होता है वो हमेशा टीएफसी की मदद से निकलता है। कैसे निकलता है मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको पिछली क्लास भी दी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था एएफसी निकालने का फॉर्मूला होता है जो टीएफसी, ये मैंने, अगर हमारा क्वेश्चन आएगा तो ये आपको हेल्प के लिए साइड में बना लेना है, आपको शो ये वाला टेबल करना है एग्जाम के अंदर, क्योंकि एएफसी, एबीसी और एसी में आपसे रिलेशन पूछा जा रहा है तो ये शो करेंगे, इसे हेल्प के तौर पर आप यूज कर सकते हो। टीएफसी सब में सेम होता है। टीएफसी को जब उत्पादन से भाग करते हैं, जैसे 12 को 0 से भाग करा तो इन्फिनिटी हो गया, 12 को 1 से भाग करा तो 12 हो गया, इस तरीके से आप डिवाइड करके ये नंबर्स आपने निकाल लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं एबीसी। एबीसी कैसे निकालेंगे, टीबीसी को उत्पादन से भाग दे देना, जैसे 0 को 0 से डिवाइड करा तो ये डैश लिख दिया मैंने, 6 को 1 से हमने डिवाइड करा 6, 10 को 2 से डिवाइड करा 5, 15 को 3 से डिवाइड करा 5। तो आप इस तरीके से एबीसी निकाल लोगे। आपको जब एसी निकालना है, एसी को ही हम लोग एटीसी भी बोल देते हैं, जब आपको एटीसी निकालना है तो आप एएफसी और एबीसी दोनों का सम कर दोगे, फिर ये निकल जाएगा आपका। जैसे 6 + 5 11 आ गया, 4 + 5 9 आ गया, 3 + 6 आपका 9 आ गया। इस तरीके से आप इसे प्लस कर लोगे। तो ये आपका मेन टेबल है, इसमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। आप क्या करना, जो टीएफसी और टीबीसी है उनकी मदद से एएफसी और एबीसी निकाल लेना, इन दोनों को जोड़कर
आप AC निकाल लेना। अब यहां से क्या क्या कंक्लूजन सामने आते हैं वही चीज आपको यहां पर लैंग्वेज के अंदर आपको लिख देनी है। सबसे पहले जो AFC कर्व है, सारे बच्चे देखना, जब आउटपुट 0 होता है तो AFC कैसा होता है, इन्फिनिटी होता है। और जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हो AFC लगातार गिरता है, और आप प्रोडक्शन कितना भी बढ़ा दो AFC पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन AFC कभी भी 0 नहीं होगा। ये बात सभी बच्चों को याद रखना है। तो AFC के बारे में क्या बताया कि आउटपुट 0 होने पर इन्फिनिटी, और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाया गया, उत्पादन बढ़ाया गया, AFC लगातार गिरेगा पर कभी भी शून्य नहीं होगा। यही चीज मैंने अपने डायग्राम के अंदर भी शो करा है। चेक करो, AFC मैंने कहां से स्टार्ट करा, यहां से स्टार्ट करा और इसे लगातार गिराया, क्योंकि उत्पादन जैसे जैसे बढ़ेगा, प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा, ये गिरता जाएगा, लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकता, क्योंकि एक्स एक्सिस से टच करने का मतलब क्या होगा कि आपने क्या कर दिया, AFC को 0, और AFC कभी भी 0 नहीं हो सकता। चाहे आप अपना प्रोडक्शन कितना भी बढ़ा लो, AFC कभी 0 नहीं हो सकता। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। तो हम क्या लिखेंगे, AFC कभी भी y एक्सिस को टच नहीं करता, क्योंकि आउटपुट 0 होने पर, उत्पादन शून्य होने पर ये अनंत की तरफ जा रहा है, ये ऊपर अभी इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। बात समझ में आ गई। और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाओगे ये घटेगा, लेकिन शून्य नहीं होगा। अब आप सारे बच्चे ये वाली लाइन समझो, AFC वक्र कभी भी y अक्ष को नहीं छूता, क्योंकि उत्पादन शून्य होने पर यह इंफिनिटी यानी कि अनंत हो जाता है, और ना ही x अक्ष को कभी छूता है, क्योंकि उत्पादन घटाने पर यह घटता है पर कभी शून्य नहीं होता। तो सभी बच्चों को अपने दिमाग में बात बिठा लेनी है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा AFC लगातार गिरेगा, उत्पादन शून्य होने पर AFC कैसा होगा, अनंत होगा। यही चीज मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम के अंदर भी शो कर दी, और यही चीज मैंने यहाँ पर उठाकर अपने रिलेशन के अंदर भी लिख दिया। अगले नंबर पे समझना, ABC सारे बच्चे समझो हमने किसकी मदद से निकाला है, TBC की मदद से निकाला है, उत्पादन से भाग देकर। अगर आप ABC को देखोगे तो पहले ये क्या हुआ, घटा, और उसके बाद फिर क्या होना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। इसी तरीके से अगर आप ATC को भी चेक करोगे तो देखोगे पहले घटा और उसके बाद फिर से क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। तो ABC और ATC के अंदर एक खास बात यह कि पहले ये घटता है और उसके बाद ये बढ़ना शुरू कर देता है। चेक करते हैं, ATC पहले घटा, यहां तक घटा, उसके बाद बढ़ना शुरू कर दिया। ABC भी क्या हुआ, पहले घटा और उसके बाद बढ़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब ATC और ABC दोनों का आकार कैसा है, U आकार है। कैसा आकार है, U आकार है। चेक करो, ATC तथा ABC वक्र U आकार के होते हैं, क्योंकि एक बिंदु तक घटने के बाद बढ़ना शुरू कर देते हैं। कितने सिंपल रिलेशंस है, यानी कि यहां से जो चीजें निकलकर सामने आ रही है वही चीज हमें डायग्राम के अंदर भी दिखाई दे रही है। उसके बाद जो एक रिलेशन आपको और लिखना है, ATC और ABC की जो दूरी है वो देखो, चेक करो, आप चेक करो, दूरी लगातार आपको कम होती जा रही है। इनके बीच का जो अंतर होता है ना वो AFC होता है, और आपको पता है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाते हैं AFC गिरता जाता है। इनके बीच का जो अंतर है वो AFC है जो लगातार गिरता है। इसकी वजह से दोनों क्या आते रहते हैं, करीब आते रहते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्योंकि इनके बीच का अंतर होता है AFC, और जो कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तो यही चीज मैंने यहां पर भी लिखी है। ATC तथा ABC की दूरी लगातार गिरती है पर एक दूसरे को कभी नहीं काटते, क्योंकि इनके बीच का अंतर AFC है जो कभी शून्य नहीं हो सकता है। तो एग्जाम के अंदर अगर आपको तालिका की मदद से आएगा तो आप, जरूरी नहीं है कि आप डाटा लेकर ही ऐसे जो है रेखा चित्र बनाओ, आप रेखा चित्र रफ हैंड बना सकते हो इस तरीके से, और ये रेखा चित्र बनाकर आप ये रिलेशन लिखो, आपको पूरे नंबर एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। नेक्स्ट रिलेशन पढ़ने वाले हम ABC जिसे हम औसत परिवर्ती लागत, ATC जिसे हम औसत कुल लागत, और MC जिसे हम सीमांत लागत कहते हैं। अब हम इसमें भी जो रिलेशन पढ़ेंगे वो तालिका और रेखा चित्र की मदद से पढ़ेंगे। उसके बाद जो रिलेशंस होंगे वो हम यहाँ पर शो कर देंगे। हमें रिलेशन बताना है ABC, ATC और MC के बीच में, लेकिन हमने फिर भी ये भी बनाए हुए हैं ताकि हम इसकी हेल्प से ये चीजें निकाल सके। TFC मैंने सब में सेम लिखा है। TBC आपको पता है जैसे जैसा आउटपुट बढ़ेगा, पहले डिक्रीजिंग रेट से, घटती दर से, उसके बाद बढ़ती दर से बढ़ा देंगे। दोनों का सम करते हैं तो हम TC निकल जाता है। TC क्यों निकाला, ताकि हम ATC निकाल सके। ठीक है, अब हमें ABC निकालना है तो TBC को उत्पादन से हम लोग भाग देंगे, हमारा ABC निकलकर सामने आ जाएगा। ATC निकालना है तो TC से उत्पादन को भाग देंगे। TC कैसे निकाला, इन दोनों का सम कर लिया, हमारा TC निकला। TC को उत्पादन से हम लोग भाग दे देते हैं तो हमारा ATC निकलता है। अब सीमांत लागत हम लोग कैसे निकालते हैं, सीमांत लागत के लिए हम TBC का इस्तेमाल करते हैं। पहले में डैश लिखना है,
6 में से 0 को माइनस कर देना है, 6 में से 0 को माइनस करना है, 6 आ जाएगा। 10 में से आप 6 को माइनस करोगे 4 आ जाएगा। 15 में से 10 को माइनस करोगे, फिर 24 में से ये आप 15 को माइनस करोगे 9 आ जाएगा। 35 में से 24 को माइनस करोगे आपका 11 आ जाएगा। ये आपका ABC आ गया, या आपका ATC आ गया, या आपका MC आ गया। इन्हीं के बीच में आपको क्या बताना है, रिलेशन बताना है। अगर हम तीनों ही डायग्राम को देखेंगे तो आप ये समझोगे कि पहले ये घटा, यहां तक ये घटा, यहां तक ये घटा, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो गया। अगर आप इसको भी देखोगे, यहां तक घटा फिर बढ़ना शुरू हो रहा है, यहां तक ये घटा उसके बाद फिर ये बढ़ना शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तीनों ही डायग्राम एक बिंदु तक, तीनों ही, अगर हम तीनों ही लागत की बात करते हैं, ABC, ATC और MC, तीनों लागत एक बिंदु तक घटते हैं और उसके बाद फिर बढ़ना शुरू कर देते हैं। आइए यही चीज इसके डायग्राम में भी मैंने यहां पे शो कर दिया। ATC एक बिंदु तक घटा, उसके बाद बढ़ना शुरू, उसके बाद ABC एक बिंदु तक घटा, उसके बाद बढ़ना शुरू, और सीमांत लागत भी एक बिंदु तक घटा और उसके बाद बढ़ना शुरू कर दिया। तो यही चीज मैंने अपने डायग्राम के अंदर भी वहां भी शो कर दिया है। उसके बाद एक रिलेशन और भी लिखा है कि जो मार्जिनल कॉस्ट होता है ATC और ABC को उनके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। यानी कि न्यूनतम बिंदु पर, जब ATC न्यूनतम बिंदु पर होता है तो MC उसको क्या करता है, काटता है, यानी कि वहां पर वो उसके बराबर होता है। ABC जब अपने न्यूनतम बिंदु पर होता है तो वो उसको क्या करता है, काटता है। तो ये रिलेशन आप सेकंड नंबर पे लिख दोगे कि ATC और ABC को MC उसके न्यूनतम बिंदु पर क्या करता है, काटता है। MC वक्र ATC और ABC को उनके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। इसके अलावा आप एक रिलेशन और भी लिख सकते हो, जो मैंने आपको पिछले वाले रिलेशन के अंदर क्लियर करवाया है कि ATC और ABC की दूरी लगातार गिरती है पर वो एक दूसरे को नहीं छूते, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है, AFC, और AFC कभी भी 0 नहीं होता। तो तीसरे में आप वो वाला रिलेशन लिख सकते हो जो मैंने आपको पिछले वाले इसमें रिलेशन के अंदर करवाया था। तो इसके अंदर हमने सीख लिया कि भी डायग्राम, शेड्यूल से कैसे हम लोग इसका रिलेशन बता सकते हैं, डायग्राम से कैसे बता सकते हैं। तो शेड्यूल में आएगा तो ये शेड्यूल बनाना है, और जो शेड्यूल की बातें हैं वो ये आपको उठा के लिख देनी है। डायग्राम आएगा तो डायग्राम बनाओ, और उसके बाद ये रिलेशन उठा के लिख दो। बच्चों लास्ट रिलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं AC, जिसे हम औसत लागत भी कहते हैं। AC को ही हम लोग ATC भी कह सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। इसे औसत कुल लागत और सीमांत लागत के बीच में क्या संबंध होता है ये भी पूछा जा सकता है। MC मतलब सीमांत लागत में क्या संबंध होता है। तो मैंने जो वो पुराने वाला डाटा है वही डाटा मैंने उठा लिया। आप पीछे से देख सकते हो, पिछले रिलेशन में मैंने AC का डाटा लिखा था। आप चाहो तो पूरा शेड्यूल भी बना सकते हो, सीधा AC और MC भी लिख सकते हो अगर आपको पता हो तो AC का मैंने डाटा उठा लिया, पिछले वाला 18, 11, 9 और 9.4, और मार्जिनल कॉस्ट का भी डाटा उठा लिया। पहले का डैश है, 6 है, 4 है, 5 है, 9 है और 11 है। अब दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, एक बार अगर आप यहां पर चेक करोगे, अगर आप इस वाले एरिया में चेक करो, तो इस वाले एरिया में अगर आप चेक करोगे तो ये देखोगे कि यहां पर AC क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब AC बढ़ता है, ध्यान से समझना, जब AC बढ़ता है तो यहां पर ज्यादा कौन है, ये 6 से 18 ज्यादा है, 4 से 11 ज्यादा है और 5 से 9 ज्यादा है। यानी कि जब AC बढ़ता है तो AC ज्यादा होता है और MC कम होता है। तो ये पहला रिलेशन इसके बीच में यही हो गया। दूसरे नंबर पे चेक करो, जब AC अपने न्यूनतम बिंदु पर होता है, वैसे तो 9 भी न्यूनतम है लेकिन मैं ये वाला 9 न्यूनतम मान लेता हूं। AC जब अपने न्यूनतम बिंदु यानी कि सबसे कम होता है तो MC और AC दोनों कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। चेक करो, AC और MC दोनों कैसे हैं, बराबर है। जब AC फिर से क्या करता है, बढ़ना शुरू कर देता है। यहां पर AC क्या हो रहा था, घट रहा था, फिर यहां न्यूनतम पहुंचा। जैसे ही AC ने बढ़ना शुरू करा, चेक करो MC उससे आगे निकल गया, MC कैसा हो गया, ज्यादा हो गया। तो 3 रिलेशन है इसके बीच में। आपको क्या करना है, अगर तालिका की मदद से पूछता है तो आपको ये तालिका बनानी है और नीचे ये जो 3 लाइनें हैं, यही 3 लाइनें उठाकर यहाँ पे लिख देनी है। अगर सेम यही क्वेश्चन मान के चलो, अगर डायग्राम से पूछा जाए तो आपने AC कर्व को क्या बनाना है, आपको पता ही है, AC बोल लो या फिर ATC बोल लो। कैसा बनता है, यू शेप। ये यू शेप हम लोगों ने बनाया। ABC कर्व भी कैसा बनता है, यू शेप। और आपको पता है कि ये इसके AC कर्व को या ATC कर्व को MC उसके न्यूनतम बिंदु पर काटते हुए ऊपर निकलता है। जरा ध्यान से समझना, अगर हम यहां पर चेक करें, यहां से लेकर यहां तक AC क्या हो रहा है, गिर रहा है। इस वाले एरिया को अगर आप ध्यान से समझोगे तो यहां पर ऊपर कौन है, मार्जिनल कॉस्ट ऊपर है, यानी मार्जिनल कॉस्ट कह रहा हूं, सॉरी, AC कर्व क्या है, ऊपर है। तो इस एरिया में AC ज्यादा है और MC कैसा है, कम है। क्लियर हो गया। जैसे ही AC अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचता है तो MC और AC कैसे हो जाते हैं, इस पॉइंट पे, क्योंकि एक दूसरे को काट रहे हैं। तो यहां पर MC बराबर
AC हो गया। ठीक है, जैसे ही AC ने बढ़ना शुरू करा, इस एरिया में चेक करो, जैसे ही ये बढ़ना शुरू करता है, जैसे ही AC बढ़ता है, चेक करेंगे MC कर्व उससे ऊपर की साइड निकल गया, यानी इस एरिया में आप देखोगे तो MC कर्व ज्यादा है और AC कर्व क्या है, कम है। बस यही रिलेशन आपको तीनों यहां लिख देना है। जब AC घटता है तो AC ज्यादा होता है और MC कम होता है। जब AC न्यूनतम होता है तो AC और MC दोनों बराबर होते हैं। जब AC बढ़ता है तो AC कम हो जाता है और MC कैसा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। यानी कि AC घटेगा तो ऐसी स्थिति में MC कम होगा और AC ज्यादा होगा। जब AC न्यूनतम बिंदु पर होगा दोनों बराबर होंगे। जैसे ही AC बढ़ना शुरू करेगा MC उससे ऊपर चला जाता है। बताओ बात समझ में आ गई? तो अगर यही रिलेशन, एक चीज और भी ध्यान रखना है, अगर यही रिलेशन आपसे पूछ लेता है, AC की जगह आपसे पूछ लेता है कि भाई ABC में बताओ ABC और MC में क्या रिलेशन होता है, तो भी आपका रिलेशन यही रहेगा। ABC का डाटा उठा के लिख देना, MC लिख देना, देखना यही तीन रिलेशन वहां पर भी बनेंगे। ABC, बस इस कर्व को नाम क्या दे देना है, ABC नाम दे देना है, क्योंकि आपको पता है MC कर्व ABC को भी कहां पे काटता है, उसके न्यूनतम पे। तो सेम यही आपको रिलेशन दिखेगा ABC और MC के बीच में भी। तो ABC और ATC के बीच में आ जाए, ABC और MC के बीच में आ जाए, रिलेशन सेम ही रहने वाला है, कोई अंतर नहीं है। तो बच्चों आज की क्लास में इस चैप्टर में कवर होने वाले सारे रिलेशंस हम लोगों ने कवर कर लिए। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।